नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। क्या है इन राज्यों का सियासी गणित, खबर दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे मोदी सरकार के कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों पर। बताएंगे ईरान और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद क्या है इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात। दिखाएंगे खबर आरबीआई की मौद्रिक नीति में क्या लिया गया बड़ा फैसला। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स को दिखाई गई हरी झंडी। किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी समेत जयपुर मेट्रो के फेज 2 को भी मंजूरी। केरलम, असम, पुडुचेरी में गुरुवार को मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। 296 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान हुआ तेज। ममता बनर्जी ने किया नामांकन। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के विवादित बयान पर गरमाई बंगाल की सियासत। टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फिर किया साफ, बंगाल में भयमुक्त होंगे चुनाव। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम। भारत ने किया स्वागत। स्थायी शांति की जताई उम्मीद। पश्चिम एशिया की स्थिति पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। कहा, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही सरकार। वैश्विक संकट के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। 5.5% पर रखा बरकरार। नहीं बढ़ेगी बैंक की ईएमआई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की पेश की एक नई तस्वीर। डीडी न्यूज से खास बातचीत में बस्तर के विकास का बताया विजन। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत किसानों के हितों से लेकर ढांचागत विकास परियोजनाओं पर फोकस नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने खरीफ की फसल के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है, ताकि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक मिलती रहे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी है, तो राजस्थान के एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश की 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखा दी है। कैसे ये फैसले आम लोगों को मदद पहुंचाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए 41,534 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। ये सब्सिडी फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर मिलेगी, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1350 रुपए पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ ना आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। राजस्थान के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहा। पचपदरा में बन रही एचपीसीएल रिफाइनरी की संशोधित लागत को मंजूरी मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पर 79,459 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अच्छी खबर यह है कि जुलाई 2026 से इसका कमर्शियल ऑपरेशन यानी वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर के लिए भी कैबिनेट ने खजाना खोल दिया है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शहर का मेट्रो नेटवर्क और भी व्यापक होगा, जिससे लाखों यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। जयपुर का फेज 2 मेट्रो 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच, फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है। ओवरऑल जयपुर का बड़ा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ,
ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। 13,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 5.5 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में 1720 मेगावाट क्षमता वाले कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। इस विशाल जल विद्युत परियोजना पर 26,070 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत 1200 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट पर भी मुहर लग गई है, जिसके निर्माण पर 14,106 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। इन फैसलों से साफ है कि सरकार का फोकस इस बार अन्नदाता की समृद्धि और आधुनिक अवसंरचना पर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल आम आदमी का जीवन सुगम होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार के कैबिनेट के आज के बड़े फैसलों के क्या है मायने, तो उनको विस्तार से बताते हैं। कैबिनेट के बड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो आज 5 बड़े फैसले हुए हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले हुए हैं और पहला फैसला हुआ है खरीफ की फसल के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को 41,534 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। एचपीसीएल की राजस्थान रिफाइनरी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए का जो उसकी बढ़ी हुई लागत का पैकेज है उसको मंजूरी दी गई। तो ये भी अपने आप में दूसरा बड़ा फैसला। जयपुर शहर में मेट्रो फेज 2 के लिए भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंजूरी दी गई है बजटीय अवलोकन के आधार पर, और इसको 5.5 साल में पूरा करने की बात है। अरुणाचल प्रदेश के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 1720 मेगावाट का है, उसके लिए भी 26,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट हो। 5वां बड़ा प्रोजेक्ट कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 1200 मेगावाट परियोजना का है, उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। तो ये बड़े तमाम फैसले, और इन 5 फैसलों को मिलाकर अगर बात की जाए तो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रावधान इन 5 फैसलों को लेकर मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज हरी झंडी मिली है। खरीफ एनबीएस दरों को जो मंजूरी दी गई उसके क्या मायने, उसको समझाते हैं आपको। पोषण आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस दरों को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खरीफ की फसल के लिए जो आने वाला सीजन है उसके लिए मंजूरी दी गई है। किस तरीके से ये फायदा होगा, ये अप्रैल महीने से सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। ये सब्सिडी के प्रावधान इसको एक तरीके से दे दिया गया है। खरीफ के लिए बजट लगभग 41,000 करोड़ रुपए इसको बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार इतना ये पैसा सब्सिडी के तौर पे खर्च करेगी और किसानों को मिलेगी सस्ती, किफायती और उचित दरों पर उर्वरक यानी कि खाद उपलब्ध बनी रहे, इसलिए सरकार इस प्रकार की सब्सिडी का बजटीय आवंटन कर रही है। उर्वरकों की सप्लाई चेन सुचारू बनाए रखने पर सरकार का जोर रहता है ताकि किसानों को हर समय जरूरत के मुताबिक उनको उर्वरक मिलता रहे, वो भी सस्ता और कम किफायती कीमत पर। सरकार का लक्ष्य है किसानों पर आर्थिक बोझ कम रखना और उनकी लागत को कम करने के लिए यह सब्सिडी उर्वरक के माध्यम से सरकार दे रही है, जो कंपनी के माध्यम से पहुंचेगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 की अगर बात की जाए तो 41 किलोमीटर लंबा ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि फेज 2 के तौर पे है, इसको मंजूरी दी गई है। जयपुर शहर अपने आप में विश्व के मानचित्र पर है जहां पे बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़, ये 2 जगह हैं जिनके बीच को जोड़ने के लिए इस पूरे कॉरिडोर में फेज 2 को बनाया जा रहा है। इस फेज में 36 स्टेशन होंगे और 13,000 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। इसके लिए एक तरीके से मंजूरी मिल गई है। तो ये अपने आप में जयपुर शहर को एक बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हब बनाती नजर आएगी। केंद्र और राज्य का 50-50% का संयुक्त उपक्रम के तौर पर इस पे आगे बढ़ा जाएगा, जहां पे दोनों ही सरकारें मिलकर पैसा खर्च करेंगी। फेज 1 के साथ होगी इसकी कनेक्टिविटी, यानी कि इंटीग्रेटेड तरीके से काम होगा। जो फेज 1 अभी चालू है उसको फेज 2 के साथ जोड़ा जाएगा। सितंबर 2031 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अपने आप में कोशिश भी है कि जितना जल्दी हो सके उस मेट्रो प्रोजेक्ट को भी पूरा किया जाए। HRRL परियोजना की लागत को संशोधन को भी जो मंजूरी दी गई है, जो रिफाइनरी राजस्थान में है उसकी लागत जो बढ़ी है उसको मंजूरी मिली है। HPCL की राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की लागत को बढ़ा दिया गया है, उसकी परियोजना की लागत की मंजूरी को हरी झंडी मिल गई है। 43,000 करोड़ रुपए से इसको बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत हो गई, इसको मंजूरी दी गई है। तो ये सरकार का बड़ा फैसला हुआ। HPCL का अतिरिक्त 8,962 करोड़ रुपए इक्विटी निवेश करने का फैसला हुआ है, इस पर भी सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो ये HPCL के द्वारा
एक बड़ा निवेश होता हुआ नजर आएगा। राजस्थान में इस रिफाइनरी में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि 1 जुलाई 2026 यानी 1 जुलाई 2026 से इसकी वाणिज्यिक जो संचालन की तिथि है वो भी तय कर दी गई है। और 9 MMT सालाना क्षमता का ग्रीनफील्ड रिफाइनरी क्षमता के आधार पर इसको स्थापित किया जा रहा है और इसमें एक तरीके से ये काम करता हुआ नजर आएगा। इक्विटी हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो HPCL 74% और राजस्थान की सरकार का 26% इसमें हिस्से एक तरीके से इक्विटी के तौर पर होगा। कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर यह परियोजना बनाने को फैसला एक तरीके से हुआ है। इस पर सरकार ने फैसला लिया है। इसकी लागत भी 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। 78 महीनों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां पर ऊर्जा सुरक्षा तेजी से हासिल की जा सके। 1200 मेगावाट क्षमता होगी और सालाना लगभग 4,800 जो MU है बिजली उत्पादन, उसका एक तरीके से मिलियन यूनिट जो उत्पादन है वो होता हुआ यहाँ नजर आएगा। लोहित बेसिन की यह पहली हाइड्रो परियोजना है जिसको पूरा करने के लिए मंजूरी दी गई है और इस पर तेजी से काम होगा। THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार उनका संयुक्त उपक्रम के तौर पर इसको संचालित करने का फैसला भी लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को मिलेगी 12% मुफ्त बिजली। जो बिजली उत्पादन होगा उसका 12% हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को मुफ्त मिलेगा। अरुणाचल के कामले का द्राबी कुरुंग कुमे जिलों में स्थित है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको दूसरा जो प्रोजेक्ट जिसको मंजूरी दी गई है वो भी अरुणाचल प्रदेश में एक तरीके से इस इलाके में मौजूद है। इसका फायदा भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल को खासतौर से मिलता नजर आएगा। लागत लगभग 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 96 महीने में इसको भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा पर तेजी से काम। क्षमता 1,720 मेगावाट है। सालाना 6,870 MU बिजली उत्पादित होती हुई नजर आएगी और इस दिशा में तेजी से काम होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ नियंत्रण में भी एक प्रकार से इस परियोजना के बनने से मदद मिलेगी, वहां पे बाढ़ नियंत्रण में मदद होगी। NHPC लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उनका संयुक्त तौर पर उपक्रम होगा जो इसको संचालित करेगा, उसका भी एक फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। राज्य को यानी अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलने का फैसला भी इसी फैसले में कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला और तमाम सभी फैसलों की अगर बात की जाए तो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के इन बड़े फैसलों के साथ में कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने तमाम प्रकार के बड़े अपना मिशन भी एक तरीके से क्लियर किया। इन्हीं बड़े कैबिनेट के फैसलों पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, और आज के विशेष में हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बड़े प्रोजेक्ट, बड़ा विजन, विकसित भारत का मिशन। इस खबर पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। दीपशिखा सिकरवार है, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स की, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपशिखा जी, इन 5 फैसलों के लिहाज से अगर बात करें, अगर एक एक करके, तो पहले किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो पोषण आधारित सब्सिडी को लेकर जो फैसला लिया गया है ये देश के अन्नदाताओं के लिए कितनी राहत भरी खबर, क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं उसको देखते हुए सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल आर्येंद्र, आपने एकदम सही कहा। हमने देखा था कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से चूँकि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वहाँ से फर्टिलाइज़र का सप्लाई एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था वो सप्लाईज के लिए, उसकी वजह से दुनिया में फर्टिलाइज़र की जो कीमत थी अलग तरीके की, उनका दाम तकरीबन 40 से 50% तक बढ़ गया था। और अब जो है हमारे लिए खरीफ की बुआई का सीज़न जो है वो शुरू होगा, तो किसानों को सही दाम पर, सस्ते दाम पर खाद जो है मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है ताकि उनके ऊपर ये जो दामों में वृद्धि हुई है लड़ाई के चलते वो उनके ऊपर असर ना हो। तो सरकार ने ये सब्सिडी बढ़ाई है, तकरीबन 12% की बढ़ोतरी है पूरे सब्सिडी में। तो ये सही समय पर इसको कर दिया गया है ताकि सीज़न शुरू होने से पहले उनको सप्लाई जो है बराबर प्रचुर मात्रा में मिलता रहे, स्टेबिलिटी रहे सप्लाई की, और दाम जो है वो जो वृद्धि थी उसका असर उन तक ना पहुंचे। तो किसानों के हित में एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये निर्णय है और सही समय पर है। जी प्रोफेसर अश्विनी महाजन, क्या किसानों के लिहाज से ही इसको देखा जाए और अगर ये फैसला ना हो तो कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल असर कहीं ना कहीं
खाद्य उत्पादों की महंगाई पे पड़ सकता है या तमाम प्रकार की अर्थव्यवस्था के उस चक्र पे पड़ सकता है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये महज देश के किसानों को राहत नहीं, उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी और देश की अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता बनाए रखना महंगाई के लिहाज से, उस नज़रिए से भी देखा जाए इसको। देखिए, कुल मिलाकर के खाद्य सुरक्षा एक सुनिश्चित करना ये भी सरकार का ही दायित्व है। और उसमें दूसरा ये है कि किसानों को फसल के समय, जैसा दीपिका जी बता ही रही थी, कि फसल के समय उनको सप्लाई सुनिश्चित हो और सही कीमत पर हो। तो इसलिए ये फैसला खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे चल कर के हालांकि हमारी खाद्यान्नों की काफ़ी उत्पादन सही चल रहा है और हमारे पास सरप्लस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खतरा बना रहता है। और मौसम पर तो किसी का ज़्यादा जोर चलता नहीं है, तो इसलिए और आगे चल कर के मानसून कैसा होगा इसके बारे में दो प्रकार की राय चल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की सुरक्षा और किसानों की आमदनी सुनिश्चित हो, क्योंकि आप ये देखिए कि किसानों की जो सरप्लस है, जो आमदनी है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिले और साथ ही साथ इनपुट्स की कॉस्ट जो है वो भी सीमित रहे और बहुत ज़्यादा ना बढ़े। जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा भी है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो डीएपी है उसकी कीमत वही 1350 पे ही टिकी रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो ये सारी बातों को समझते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत समय पर, सामयिक और बहुत जिम्मेदारीपूर्ण ये कार्य किया है। और मुझे लगता है कि इसकी सराहना जितनी की जाए कम है। जी दीपशिखा जी, एक और बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में लिया गया, वो जयपुर में मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उसके फेज़ 2 को मंजूरी। 41 किलोमीटर के लंबा लगभग ये फेज़ और लगभग 5.5 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारे जयपुर जैसे शहर को एक प्रकार से मॉडर्न जो ट्रांसपोर्टेशन है उस दिशा में आगे बढ़ाना, क्योंकि ग्लोबल मैप पे कहीं ना कहीं जयपुर की पहचान है, वैश्विक पहचान है। उस लिहाज से ये फैसला कितना मददगार और जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उस नज़रिए से भी इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल आरिंद, जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और दूसरा, अर्बनाइजेशन जो है, जयपुर एक बढ़ता हुआ शहर है जो मॉडर्नाइज हो रहा है, विस्तार हो रहा है उस शहर का, डेवलपमेंट वहाँ पर कि उस नज़रिए से भी देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, शहरी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए भी, और जो आ रहे हैं वहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी। और मेट्रो खास तौर से अगर आप देखें तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि और जिस तरह का हमने देखा इस समय क्राइसिस के समय में हम देख रहे हैं हमारी निर्भरता जो है वेस्ट एशिया आयातित तेल पर, कच्चे तेल पर किस तरह से हम लोग निर्भर हैं। तो ये क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जितना ये इसका विस्तार होगा उतना ही लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए बढ़िया है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और दूसरा, ये निर्भरता जो हमारी है इससे थोड़ी आगे चल के इसी तरह से अगर विस्तार होता रहा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासतौर से ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। जी अश्विनी महाजन जी, महज जयपुर के आज का ये फैसला नहीं, हमने देखा कि बीते एक दशक में देश के तमाम शहरों में मेट्रो को विस्तार दिया गया है और दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से काम हो रहा है, ढांचागत विकास पे आपको लगता है कि उस दिशा के लिहाज से भी तमाम बड़े फैसलों में ये मददगार फैसला? देखिए, दुनिया भर की तरफ हम जब देखते हैं तो अमेरिका में बहुत ही सीमित मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसी प्रकार से यूरोप में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो वहाँ की ट्रेन सर्विस है, मेट्रो, ट्यूब रेल, इस प्रकार की, उसमें भी एक ठहराव सा आया हुआ है, नई एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है। और उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पिछले सालों में भारत ने मेट्रो की दृष्टि से इतना ज़बरदस्त विकास किया है। और जैसा कि अभी दीपिका जी बता भी रही थी कि जो अभी हम जयपुर की जब बात करते हैं तो जयपुर जितना शहर पहले हुआ करता था उससे 25-30 किलोमीटर की परिधि पूरी की पूरी उसको देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका विस्तार हुआ है।
ऐसे में मेट्रो का पूरा जाल वहाँ बिछाना और अभी फिलहाल जो 41 किलोमीटर का जो ट्रैक अभी स्वीकृत हुआ है, उसको और ज़्यादा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी और पूरे देश भर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो की दृष्टि से हमारी जो उत्पादन की आत्मनिर्भरता है वो भी लगातार बेहतर होती जा रही है। हमारी निर्भरता दूसरे मुल्कों पर उसके इक्विपमेंट्स के लिए, डिब्बों के लिए वो कम हो रही है और धीरे धीरे करके हम अपने आत्मनिर्भर होकर के मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और आगे चल करके हमारे रेलवे उत्पादन, जो रेलवे वस्तुओं का जो उत्पादन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में होता है, उसको एक बहुत बड़ा एक विस्तार मिल सकता है। और ख़ासतौर जी। पर इसके साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयुक्त है और हमारी जो विदेशों पर निर्भरता तेल के लिए है उस पर भी काफ़ी कमी आएगी इससे। जी दीपशिखा जी, एक और फैसला, क्योंकि राजस्थान की एक रिफाइनरी का जो बढ़ी हुई लागत थी उसको मंजूरी दी गई है, तो ये इस क्राइसिस में, अभी मौजूदा क्राइसिस में हमने देखा, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में देखा कि हमारी जो देश की रिफाइनरिंग कैपेसिटी थी उसने हमें बहुत संबल प्रदान किया। उस दिशा में भी सरकार लगातार अपने आप को विस्तार दे रही है और भले ही हम अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात को देखते हुए इस दिशा में भी हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि इस क्राइसिस से भी अगर हम हटकर देखें तो रिफाइनिंग कैपेसिटी देश में उसका जितना विस्तार होगा, एक तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं, दूसरा आप एनर्जी इंपोर्ट पर आपका जो निर्भरता है उसको भी कम करेंगे, उसके अलावा आप निर्यात के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये रिफाइनरी में थोड़ा निवेश बढ़ाने की बात थी, तो कैबिनेट ने आज उसको मंजूरी दी है ताकि उसका विस्तार हो सके, उसको सेटअप किया जा सके ठीक से। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट ये रिफाइनरी आ जाने से मिलेगा। जी अश्विनी महाजनी, एक और फैसला, क्योंकि कहा जाए दो फैसले जो कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, कम लागत पर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम तेजी से आगे बढ़ें, उस नज़रिए पे भी लगातार फोकस तरीके से काम हो रहा है हिमालयन रेंज में भी। देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए ही और वहाँ पर संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। और ऐसे में पनबिजली योजना को शुरू करना और उसके साथ ही साथ अरुणाचल को फ्री बिजली मिलना, ये वहाँ के उस क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा शगुन हो सकता है। और मैंने स्वयं जाकर के देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी तेज़ी से विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसको विकास को करने की और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता था, आज वो देश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। आज वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ रोजगार का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर आमदनी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से इस प्रकार का जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं जो राज्य अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते हैं उनके अलगाव को भी कम करता है। बिल्कुल, और यही शायद दिलों की दूरियां, नज़दीकियां बदलती हैं और वो उस लिहाज से ये फैसले भी उसमें मददगार साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे चुनावी राज्यों में किस प्रकार से मचा हुआ है घमासान। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5000 रुपए भी भेज दिए, बताओ। माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व,
करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। और ब्रेक के बाद अब खबरें देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। असम, पुदुचेरी और केरल में कल एक ही चरण में वोटिंग होगी। तीनों ही राज्यों में लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, यानी अब इंतजार सिर्फ ईवीएम के बटन के दबने का है। आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी की है, तो मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें और इसको लेकर भी सभी ज़रूरी बंदोबस्त किए गए हैं। 3 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का काउंटडाउन शुरू हो गया है। असम, पुडुचेरी और केरल में चुनाव प्रचार पहले ही थम चुका है और अब बारी है जनता के जनादेश की। 9 अप्रैल को जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबसे पहले बात असम की। असम विधानसभा में इस बार 2,50,54,463 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 6,42,314 मतदाता शामिल हैं। चुनाव में 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान एक ही चरण में होगा। 31,490 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। 1,51,132 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर CAPF, CRPF के जवान तैनात हैं। तो निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव की सभी तैयारियां सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और ये उम्मीद करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार और अधिक संख्या में मतदाता घरों से निकलेंगे और अपने मनपसंद राजनीतिक दलों को वोट देकर अपना जनादेश देंगे। इन चुनावों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी फिर से बाजी मारेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा, असम गण परिषद और UPPL ने गठबंधन किया है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष मैदान में है। लेकिन अब जनता के फैसले की बारी है। असम के बाद अब बात केरलम की। केरलम में ज्यादातर 2 तरफा मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। पिछले 10 साल से केरल की सत्ता संभाल रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के अलावा इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी पूरी ताकत से मैदान में उतर गया है। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चुनाव में 890 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। केरल में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं। पूरे राज्य में 30,471 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा है। 5,000 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 800 से ज्यादा प्रत्याशी दिन रात जो मेहनत कर रहे थे, अब उस परीक्षा
की जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी 9 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए, कांग्रेस द्रमुक गठबंधन और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के बीच कांटे की टक्कर है। पुडुचेरी में कुल 9.44 लाख मतदाता वोट डालेंगे। 23,000 पहली बार मतदान करने वाले युवा हैं। कुल 366 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के लिए 1099 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है। चुनाव से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टियां अपने बूथ के लिए रवाना हो रही हैं। ये तमाम जो लोग हैं स्पेशली तैनात किए गए हैं इस पोलिंग प्रोसेस के लिए। 9 तारीख को पुडुचेरी के तमाम पोलिंग स्टेशंस में 30 सीटों के लिए मतदान होगा। 3 राज्यों में चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बाकी है। वादों का समय निकल चुका है और अब बारी जनता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई लगातार तीखी होती जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया तो ममता बनर्जी ने एसआईआर में कटे हुए नामों को शामिल करने की बात कही। बीजेपी ने बंगाल में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने की अपील की है तो टीएमसी की गुंडागर्दी पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच टीएमसी के एक शिष्टमंडल की मुख्य चुनाव आयुक्त से हुई मुलाकात के बाद विवाद पैदा हो गया। टीएमसी ने सीईसी पर आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दिया कि धमकियों से नहीं, निष्पक्षता से बंगाल में चुनाव कराए जाएंगे। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बंगाल का चुनाव और ज्यादा तीखा होता नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में बंगाल को लेकर जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से अब जब विधानसभा चुनाव का पूरा प्रचार चल रहा है, उस बीच में तीखा प्रचार देखने को मिल रहा है। क्या हुआ आज दिन भर, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के एक विवादित बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के रैना में आयोजित एक रैली में अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी, जिसके बाद भाजपा की ओर से शिशिर बाजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप है। शिशिर बाजोरिया ने सीईसी को लिखी चिट्ठी, बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ बीजेपी। बयान का मकसद राजनीतिक विरोधियों को डराना, बीजेपी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हिंसा भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से मांग की है कि मतदाताओं को बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। बंगाल का चुनाव का जो पुराना इतिहास है वो इस बात को बताता है कि हमेशा बंगाल में भय की स्थितियां निर्मित करके चुनाव की वैतरणी पार करने के मार्ग बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप, दूसरी तरफ लगातार फटकार के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिन 27,16,393 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें इसी साल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। एसआईआर के तहत ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की मतदाता सूची से करीब 44,000 नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता नजर आए। इस मौके पर ममता ने एक बार फिर से एसआईआर का जिक्र किया है। সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সকলের জন্য অনেক অনেক শুভনন্দন, শুভ কামনা। আমি মনে দুঃখ নিয়ে পড়ছি, কারণ এত নাম বাদ দিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। भवानीपुर सीट पर ममता को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए इस बार का मुकाबला कांटे का है। ममता बनर्जी बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं, तो बीजेपी ने कहा कि जिनके नाम गलत तरीके से हटे हैं वे अपील कर सकते हैं। Those who are thinking that
their name are wrongly deleted, they may go to tribunal. Tribunal will decide. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए तृणमूल पर गंभीर आरोप लगाए। आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में चुनाव पूरी तरह भय रहित, हिंसा रहित और प्रलोभन रहित कराए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह बयान टीएमसी सांसद डेरेक आओ ब्रायन के उस आरोप के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बैठक के दौरान उन्हें और अन्य नेताओं को कथित तौर पर दफा हो जाओ कहा और मात्र 7 मिनट में मीटिंग समाप्त कर दी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने बार बार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध किया कि वे बातचीत के दौरान अपनी आवाज ऊंची ना करें और अनुचित या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि ममता बनर्जी और टीएमसी चुनाव से पहले हर दाव आजमा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। अब फैसले जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे कि सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि देश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं, ईंधन भरपूर मौजूद है। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तीसरी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने लिखा कि सरकार LPG, पेट्रोल और डीजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध करा रही है और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुगम बना रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार इस संघर्ष के प्रभाव से हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखने की दिशा में असाधारण कार्य कर रही है। वहीं पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच भारत सरकार ने स्थिति पर करीबी नज़र लगातार बनाए रखी है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, निकासी अभियान और कोयला और ईंधन आपूर्ति को लेकर अहम जानकारी साझा की है। संघर्ष के बीच अब तक करीब 7,88,000 भारतीय सुरक्षित खाड़ी देशों से वापस आ चुके हैं, तो भारत ने फिर से अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह या एडवाइजरी जारी की है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने साफ किया है कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए स्थायी शांति की उम्मीद जताई है। भारत ने हॉर्मुज में निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, क्योंकि इसका सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। सरकार ने कहा कि क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक करीब 7,88,000 भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौट चुके हैं। ईरान में मौजूद करीब 7,500 भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जबकि अब तक 1,864 लोगों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला जा चुका है। We welcome the ceasefire reached and hope that it will lead to a lasting peace in West Asia. As we have continuously advocated earlier, de-escalation, dialogue and diplomacy are essential to bring an early end to the ongoing conflict. The conflict has already caused immense suffering to people and disrupted global energy supply and trade networks. We expect that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए गैस सप्लाई सुरक्षित रखी गई है। पिछले 5 दिनों में देश भर में 1600 अवेयरनेस कैंप लगाए गए और करीब 14,000 सिलेंडर बेचे गए। सिर्फ एक दिन में 1,10,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर की बिक्री दर्ज की गई है। 23 मार्च से अब तक करीब 8,90,000 छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। घरेलू LPG की सप्लाई नॉर्मल है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईंधन क्रय करें। कोयला मंत्रालय ने भी स्थिति को लेकर भरोसा दिलाया है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है और बिजली उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। With the proactive planning and timely actions taken by the coal sector, adequate coal stocks have been built at the power plant, even well before signs of the evolving West Asia conflicts. And we have ensured energy security in the country, insulating the country from the potential disruptions. ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार ने एक बार फिर जनता से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा संकेत मिला है। आरबीआई ने नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में संतुलित रुख अपनाते हुए रेपो रेट को यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया है, जिसमें साफ है कि महंगाई और विकास दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश जारी है। एक तरफ वैश्विक चुनौतियां ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति बाधाओं का दबाव है, तो दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ती जा रही है। कौन सी बड़ी बातें आरबीआई के गवर्नर ने कही, आज मौद्रिक नीति की रिपोर्ट में देखिए इसको। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. साथ ही आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। आपूर्ति की बाधाएं और ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण महंगाई के फिर से बढ़ने की आशंका बनी हुई है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और मजबूत है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.8%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 7% और चौथी तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है। Real GDP growth for this year is projected at 6.9%, with Q1 at 6.8, Q2 at 6.7, Q3 at 7 and Q4 at 7.2%. आरबीआई की यह घोषणा ईरान में 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बाद आई है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम में वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना है और भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली है।
एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जो विकास और महंगाई के बीच संतुलन दर्शाता है। हालांकि बढ़ती ऊर्जा कीमतें, मौसम संबंधी बाधाएं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटके महंगाई और विकास पर और जोखिम डाल सकते हैं। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पीएम मुद्रा योजना के 11 साल का सफर कैसा रहा है, क्या है तमाम आंकड़े। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। और बात मुद्रा योजना की। छोटे कारोबारियों के जीवन में रोशनी लाने वाली पीएम मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सफलता पर खुशी जाहिर की है। मुद्रा योजना के तहत करीब 58 करोड़ व्यवसायों को 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया है, जिनमें महिलाओं को लगभग 67% ऋण दिया गया है। नए उद्योगों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिला है, तो वहीं SC, ST और OBC वर्ग को 51% लोन दिया गया है। कैसे ये योजना आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसने भारत के छोटे उद्योगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम किया। मुद्रा योजना ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने आज इस योजना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया X पर लिखा कि पीएम मुद्रा योजना ने लाखों लोगों को सपने देखने का आत्मविश्वास और उन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करके ऋण तक पहुंच को फिर से परिभाषित किया है। बाधाओं को दूर करके और अपने लोगों की आकांक्षाओं पर भरोसा करके इसने पूरे भारत में उद्यमशीलता की भावना को मजबूत किया है। मुद्रा योजना की परिवर्तनकारी क्षमता की एक झलक और इसने हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति पर किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डाला है। पीएम मुद्रा योजना एक ऐसी आर्थिक विचारधारा को दर्शाती है जहां अवसर सुलभ हैं, पहलों को प्रोत्साहित किया जाता है और हर सपने को साकार होने के लिए समर्थन दिया जाता है। भारत सरकार बैंकों के माध्यम से पीएम मुद्रा योजना में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन देती है। इस योजना का उद्देश्य था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस जैसे सेक्टर के छोटे व्यवसायों को फंडिंग मुहैया कराना। साथ ही कृषि से जुड़े काम जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मछली पालन और मधुमक्खी पालन आदि को भी वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना ने 11 साल में सफलता का नया मुकाम हासिल किया है। मोदी सरकार के आभारी हूँ। मोदी सरकार जो मुद्रा लोन लाकर बहुत बिजनेस, खास करके छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा हुआ। ये एक
जो भी चाहे ले सकते हैं, बहुत जल्दी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27 मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ व्यवसायों को कुल 40.07 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया, जिसमें महिलाओं को लगभग 67% ऋण मिला। नए उद्योगों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिला। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 51% का लोन दिया गया। मुद्रा योजना के तहत 3 मुख्य श्रेणियों में ऋण दिया गया है, जिसमें शिशु उद्योगों के लिए 50,000 रुपए तक, किशोर उद्योगों के लिए 50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक, तरुण श्रेणी उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक और अब नई तरुण प्लस श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक को शामिल किया गया। पीएम मुद्रा योजना ने भारतीय उद्यमिता की तस्वीर ही बदल दी है। मुद्रा योजना वक्त के साथ छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए फाइनेंसिंग का भरोसेमंद साथी बना। मुद्रा योजना सिर्फ वित्तीय मदद नहीं, बल्कि भारत के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए अवसर और आत्मनिर्भरता की कहानी है। ये योजना दिखाती है कि सही समय पर सटीक रणनीति और योजना किसी भी छोटे व्यवसाय को बड़ा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बस्तर 2.0 विजन क्या है इस खबर में खास, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाए, जो भी बनाया उसको पचाए, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। बीते 1 दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने न केवल नक्सलवाद के अंत के बाद प्रदेश में आई शांति के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, बल्कि बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है। इस मामले पर डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास के विजन के बारे में विस्तार से बताया है। सेवा तीर्थ में मुख्यमंत्री के नाते, पहला मुख्यमंत्री के नाते जाने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हैं, लंबा चौड़ा जंगल है। तो अब नक्सलवाद तो समाप्त हुआ है, लेकिन हम लोगों को वहाँ विकास पहुँचाना पड़ेगा। 2 सिंचाई परियोजना भी वहाँ पर पास किए हैं। इंद्रावती नदी में देउरगांव मटनार 2000 करोड़ का
तो उससे काफ़ी एरिया सिंचित होगा, तो उस क्षेत्र के लोगों को खेत में पानी पहुंचेगा। वो पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हैं, उनका भी वैल्यू एडिशन करा रहे हैं और उनका कीमत भी अच्छा दे रहे हैं, अच्छा कीमत दे के उसको खरीद भी रहे हैं। तो हम लोग एक नई उद्योग नीति भी बनाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 जो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें भी हम लोग पर्यटन को शामिल किए हैं, होम स्टे को भी शामिल किए हैं। वहाँ के लोगों को हम लोग और उनके कमरे बन जाएं ताकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ठहरा पाएँ। इसके लिए हम लोग नई उद्योग नीति में उनको मकान बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आर्थिक रूप से परिवार लाभान्वित होगा। उस क्षेत्र में हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातीय समाज का जो रुचि का विषय है, पर्यटन है, कृषि है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन है, इसी सब को हम लोग आगे बढ़ा के उस क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम सरकार की चिंता में है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ये खास मुलाकात आप देख सकते हैं रविवार शाम 6 बजे डीडी न्यूज़ पर खास कार्यक्रम नालंदा टॉकीज में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, समझौते में किसका पक्षवारी रहा, ये युद्ध विराम कब तक चलेगा, होर्मुज अब कब में क्या होगा, क्या ये पहले की तरह जहाज़ों के लिए सुरक्षित और मुक्त बना रहेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब दुनिया जानना चाहती है। दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास और परमाणु मुद्दों पर मतभेद क्या आने वाले दिनों में युद्ध को दोबारा तो नहीं भड़का देंगे। इन तमाम सवालों के बीच फिलहाल पूरी दुनिया को इस युद्ध विराम से एक बड़ी राहत तो मिली है। आप इस खबर को देखिए, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम कई शर्तों पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त है होर्मुज जल डमरू मध्य को पूर्ण रूप से, तत्काल और सुरक्षित रूप से खोलना। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे प्रमुख केंद्र है और इसकी स्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि ईरान तभी तक संघर्ष विराम का पालन करेगा जब तक उस पर हमले बंद रहेंगे। इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों की व्याख्या अलग अलग है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसे रणनीतिक जीत बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिसमें प्रतिबंध हटाने से लेकर सैन्य उपस्थिति समाप्त करने तक की मांग शामिल है। वहीं अमेरिकी पक्ष अपनी जीत के दावे के साथ इसे तनाव कम करने और वार्ता शुरू करने का एक अवसर बता रहा है। हालांकि रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपनी सामरिक स्थिति, विशेषकर होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखा है, जो अमेरिका के लिए एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कूटनीतिक प्रयासों के तहत 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में एक वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर मूलभूत मतभेद इस प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। इसके बाद इजरायल की ओर से दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर हमले की खबर सामने आई है, जो यह संकेत देती है कि जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी अस्थिर है। ऐसे में विश्लेषकों का कहना है कि यह युद्ध विराम आंशिक रूप से सामरिक पुनर्संयोजन भी हो सकता है, जिससे सभी पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक प्रभाव खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। गल्फ देशों ने संयम दिखाया है, लेकिन ऊर्जा अवसंरचना को हुए नुकसान ने दीर्घकालिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। साथ ही रिजीम चेंज जैसे विकल्प अब लगभग समाप्त माने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की आंतरिक राजनीतिक संरचना ने दबाव के बावजूद स्थिरता बनाए रखी है। 2 सप्ताह के युद्ध विराम ने फिलहाल अस्थायी राहत दी है, लेकिन स्थायी शांति की राह अब भी जटिल और अनिश्चित लग रही है। आने वाले दिनों में इस कूटनीतिक पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष अपने गहरे मतभेद को भुलाकर
वास्तविक रूप से स्थायी समाधान की ओर बढ़ेंगे या नहीं।